नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके टोटल मेंबर्स 32 हैं। सारे के सारे मेंबर्स कौन-कौन सी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्वड है, मैं आपको वो लर्न करवाऊँगी। कोई ट्रिक नहीं है, आप जस्ट मैप को देखते चलना और आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएँगी। इसके अलावा नाटो है क्या चीज़? क्यों ये न्यूज़ में बन रखी थी? क्या इसका पर्पज़ है? क्या इंडिया ने इसको कभी जॉइन किया था या नहीं करा था? अगर नहीं करा था तो किस ग्रुप को जॉइन करा था या किसी भी ग्रुप को जॉइन नहीं करा था? ये मल्टीपल क्वेश्चन्स होते हैं जो कि नाटो के रिस्पेक्ट में आते हैं। फिर क्या कोई ऐसे हमारे अलायंसेस हैं या ग्रुपिंग्स हैं जिसमें ये लगे कि इंडिया जो नाटो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ एंगेजमेंट में रहता है। तो जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम करते हैं तो इनडायरेक्टली तो हम इन कंट्रीज के कांटेक्ट में होते ही हैं। तो वन बाय वन सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। नंबर वन में स्टार्ट करूंगी कि क्यों ये न्यूज में बन रखा था। तो नाटो वैसे भी आ ही जाता है न्यूज में जब किसी को मेंबर बनना होता है नाटो का। वैसे तो ओरिजिनली 30 मेंबर्स थे इसके, बाद में दो और मेंबर ऐड हुए थे। यूक्रेन ने बोला हमको भी बनना है, पर रशिया का कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ चल पड़ता है। तो इस वजह से नाटो बहुत बार न्यूज़ में बन जाता है। आपके जीएस पेपर 2 जियोपॉलिटिक्स में भी इंटरनेशनल रिलेशन आप रख लो और जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी जब ये सैंक्शंस की बात हो रही थी उस कॉन्टेक्स्ट में देख लो। एंड एनर्जी, एनर्जी क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि जब सेकेंडरी सैंक्शन लगाए तो हमारी तरफ से यही तो स्टेटमेंट गई कि इतना तो हम ऑयल भी नहीं आपसे परचेज करते, यानी कि जो रशिया है उनसे हम इतना ऑयल भी परचेज नहीं करते जितना आप नेचुरल गैसेस को परचेज करते हो। तो डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिले थे। ये जो जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं, स्पेशली यूएस आ गया, यूके आ गया, ये तो सपोर्ट में आ जाते हैं। P5+1 कंट्रीज आप सुनते हो। P5 यानी कि यूएनएससी की बात हुई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड P5 तो ये आ गई और +1 मतलब जर्मनी की बात हो रही है। तो मतलब काफी अच्छे दोस्त बनते हैं एक दूसरे में। खैर सैंक्शन वाला मैंने आर्टिकल आपको करवा दिया था। अभी मैं जंप कर रही हूँ डायरेक्टली कहाँ से ये चीजें इमर्ज करती हैं। अब देखो होता क्या है कि यूक्रेन ने भी डिमांड करी कि हमें भी नाटो का मेंबर बनना है, पर यूक्रेन का बॉर्डर ऑलरेडी रशिया के साथ बहुत ज्यादा है। इससे ऊपर फिनलैंड आपको मिलेगा, नॉर्डिक नेशन, वो ऑलरेडी 30 फर्स्ट नंबर पे ऐड हो चुका था 2023 में। काफी लंबा बॉर्डर उसका रशिया के साथ लगता है। तो खैर ऊपर के एरिया में तो वैसे भी टेम्परेचर काफी लो रहता है। पर जब जैसे ही यूक्रेन ने रेज करी अपनी वॉइस कि अपने को भी नाटो का मेंबर बनना है, तो यहाँ तो मिलिट्री अलायंस यानी कि मिसाइल्स लेके बैठ जाएगा यूएस। रशिया क्या करे उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही साथ में आके बैठ जाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर जाता है। फिर आप सुनते हो कुछ रीजन जैसे लुहांस्क था, दोनेत्स्क था, लास्ट में स्लाइड लगाई हुई है, मल्टीपल एरियाज थे जिनको रशिया ने एनेक्स करना शुरू कर दिया था। अब इससे भी पहले याद होगी अगर आपको स्टोरी, तो रशिया ने यूक्रेन का एक क्रीमिया वाला एरिया भी एनेक्स करा था। और जैसे ही एनेक्स करा था तो G8 कंट्री में से रशिया को बाहर निकाल दिया था। याद करो वो G7 वाला, तो G6 हुआ करती थी पहले जिसमें कनाडा और रशिया नहीं थे मेंबर्स। पर G7 कौन सा बना था जब कनाडा की एंट्री हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि आपका G8 ग्रुप बनता है जिसमें रशिया की एंट्री होती है 1996 और 7 के आसपास। तो यहाँ पे G8 ग्रुप बना था। फिर G7 कब बना था? 2014 में, जब रशिया ने एनेक्सेशन कर ली थी क्रीमिया वाले एरिया की। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाटो अलायंस आप बार बार सुनते ही रहते हो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जितना ये बोलते हैं शायद उतना करते भी नहीं है, तभी इसको कई बार ऐसे मॉक फॉर्म में बोल दिया जाता है, नो एक्शन टॉक ओनली, ठीक है। तो ये जस्ट एक मॉकरी सी बना दी जाती है कि इतने ज्यादा भी फंक्शन नहीं है। और आज तक सिर्फ एक ही बार इनका आर्टिकल नंबर 5 भी यूज हुआ है, आर्टिकल 5, जिसमें आप सुनते हो कि अगर एक मेंबर के ऊपर आपने अटैक करा तो सारे के सारे मेंबर आप पे कलेक्टिव अटैक करेंगे, ठीक है। तो जो आर्टिकल 5 है वो भी 2001 में ही यूज हुआ था। उसामा बिन लादेन वाला जो अटैक था उसी में यूज करा गया था, अदरवाइज उसका भी कोई यूसेज नहीं था। अब देखो कंट्रीज को कैसे याद करना है, तो कंट्रीज के लिए मैं यहाँ पे मैप भी यूज नहीं करूंगी, पर याद करो मैंने आपको मेडिटेरियन जो कंट्रीज हैं उनके बारे में बताया था, तो वो मेडिटेरियन कंट्रीज आप ध्यान में रखोगे। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल वाला था। तो सबसे पहले आपको वो कंट्रीज याद रखनी है जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब इसको ये सोच के मत पढ़ना कि मेडिटेरियन सी तो टॉपिक है ही नहीं। ये आपको कनेक्टिविटी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे कि कौन कौन सी कंट्रीज होंगी और कौन सी एलिमिनेट करी जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं फोकस करूंगी कि मेडिटेरियन सी के आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको आप समझो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द अफ्रीकन यूनियन। तो जब अफ्रीकन यूनियन की बात करी थी, मैंने बोला था दरी खरीद ले। तो 2-3 साल से हम इससे ही इन कंट्रीज को याद कर रहे हैं। तो मैट ले, मतलब मैट खरीद ले, दरी होती है ना। तो इसमें आपने क्या देखा था? मोरक्को देखा था, ए से अल्जीरिया देखा था, टी से ट्यूनीशिया, एल से लीबिया और ई से इजिप्ट।
ये होगी आपकी 5 ऐसी अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज जो यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर को शेयर करती है, ठीक है, इस वाटर बॉडी के साथ अटैच होती है। ये 5 कंट्रीज हुई थी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखा था कि अफ्रीकन यूनियन के बाद जब आप एशिया की तरफ जाते हो तो यहाँ पे एक पेनिनसुला था जिसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। अब ये सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है? तो आंसर आ जाएगा इजिप्ट। तो ये तो अभी अफ्रीका का ही पार्ट चल रहा है। यहाँ से आपको पता है इंपॉर्टेंट ट्रेड आपकी यहाँ पे लोकेटेड है। देन नेक्स्ट आ जाओ, सॉरी कैनाल लोकेटेड है, स्वेज कैनाल जिसको आप बोलते हो। फिर आपने यहाँ की जो कंट्रीज थी एशिया वाले पार्ट के साथ उनको याद किया था लिस्ट के साथ। मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने ये बताया था लिस्ट। तो एल से यहाँ पे लेबनन है, लेबनन। आई से यहाँ पे इसराइल आ जाएगा। सी से आ गया आपका साइप्रस, जहाँ पे मोदी जी की विजिट भी थी, ठीक है, तो साइप्रस इंपॉर्टेंट कंट्री है, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एस से आ जाएगा सीरिया। देन टी से आ गया तुर्की है। तो आपने अगर इसको सीक्वेंस में लगाना है, ये तो आपकी आ गई कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर को शेयर करेगी। यहाँ पे सबसे पहले इसराइल आई थी। इसराइल के ऊपर आपको पता है लेबनान है, पेजर अटैक भी हुआ था, हिजबुल्ला, आप एक रिबेलियन ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप भी सुनते हो लेबनान के कंटेक्स्ट में। देन आपकी सीरिया आ जाएगी। सीरिया के बाद साइप्रस आपको मैरीटाइम रीजन में मिलता है, यहाँ पे साइप्रस है। और ये वाला पार्ट आ जाएगा तुर्की का। तुर्की का याद रखना, इस्तांबुल वाला जो एरिया है दैट्स अ यूरोपियन पार्ट। और सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड है स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस आती है जो एशियन पार्ट ऑफ तुर्की को सेपरेट करती है फ्रॉम द यूरोपियन पार्ट ऑफ तुर्की। तो तुर्की जो है इट इज, यहाँ पे मैंने इसराइल लिख दिया, वाई? इसराइल नहीं लिखना है इसको, तुर्की है, इस्तांबुल है ये, इस्तानबुल, इस्तानबुल वाला एरिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा तुर्की इज मेंबर ऑफ नाटो। इवन जब फिनलैंड की एंट्री होनी थी तब भी तुर्की ने डिनाई करा था कि नहीं एंट्री होनी चाहिए। फिर उनके अपने जियोपॉलिटिकल रूल चलते हैं यूएस वर्सेस तुर्की, और एट द एंड फिनलैंड को ऐड कर लिया जाता है एज अ नाटो मेंबर। तो अभी तक आपने क्या देखा? अफ्रीकन यूनियन को देखा, एशिया वाले पार्ट को देखा, और देखा कि कौन कौन सी कंट्रीज इनमें लाया करती हैं। पर जब नाटो की बात करी जाएगी तो नाटो दो इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स का एक कोलैबोरेशन है। कौन कौन सा आएगा? नंबर 1 इज यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज होंगी, इसमें तुर्की भी आपने देख लिया क्योंकि वन साइड स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको कौन सा पार्ट मिल रहा है? तुर्की का यूरोपियन पार्ट। तो तुर्की इज ऑल्सो मेंबर। प्लस यहाँ पे आ जाएगी आपकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, और इसके भी दो आएंगे मेनली, वन इज कनाडा और दूसरा आ गया यूएसए। अब इधर यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, और बीच में कौन सा सी बनता है एस शेप में? अटलांटिक ओशन। तो ये जो अफ्रीकन यूनियन की आपने कंट्रीज पढ़ी, ये जस्ट मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर करती हैं। पर नाटो के कौन कौन मेंबर आएंगे? वन फ्रॉम द अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है आपका, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, और दूसरी तरफ यूरोपियन पार्ट आ जाएगा। वन थिंग यहाँ से आपको याद रखनी है। कमिंग बैक, अभी मैं मेडिटेरियन सी की ही कंट्रीज आपको करवाऊंगी। अब आपने अफ्रीकन यूनियन को भी देख लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने एशिया वाले पार्ट्स को देख लिया। अब आ जाओ इस पार्ट पे। सबसे पहले जो कंट्री बॉर्डर करेगी मेडिटेरियन सी को वो है स्पेन। इसके आगे पोर्तुगल भी है, पर पोर्तुगल अटलांटिक सी के साथ जुड़ती है, ना कि मेडिटेरियन सी के साथ। और मोरक्को और स्पेन के बीच में भी एक स्ट्रेट है, एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, एक तरफ मेडिटेरियन सी और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन। स्पेन के जो आगे आएगी वो है फ्रांस। फ्रांस के बिल्कुल बॉटम में आपको एक छोटी सी कंट्री मिलती है जिसको बोलते हैं मोनाको। यहाँ पे क्रॉसिका वाला पार्ट है, क्रॉसिका फ्रांस का ही आइलैंड है। देन सार्डिनिया और सिसिली ये इटली के पार्ट्स आ जाएंगे। तो फ्रांस के जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे इटालियन चू शेप आपको एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है इटली। और इटली के बाद यहाँ पे आपको कुछ कंट्री, ये तो इटली आ गया ना, दिस वन इज इटली। यहाँ पे एक आपको आइलैंड कंट्री और मिलेगी जिसका नाम है माल्टा। और ये इटली आ गया। इटली के बाद आपको इजी है कंट्रीज याद रखना, SCB मैग, MAG, ठीक है। एस से यहाँ पे आ जाएगा स्लोवेनिया। सी से आ जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री क्योंकि यहाँ पे भी मोदी जी की विजिट थी। देन बी से आ जाएगा बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। एम से आ गया मॉन्टेनिग्रो, और ए से आ जाएगा अल्बेनिया। जी से आ जाएगा ग्रीस। लो जी, यहाँ तक आपकी मेडिटेरियन सी की कंट्रीज थी। अब नाटो के कौन कौन से मेंबर्स होंगे उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो एक तो तुर्की आपने देख लिया, देखो इसको तोड़ के करना है याद। ज्यादा फोकस पता है किस चीज पे करना है कि कौन सा मेंबर नहीं है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की मेजोरिटी आप कंट्रीज देखोगे कि जो नाटो के मेंबर आपको दिखाई देंगे। पर यहाँ पे हम मेनली फोकस उन कंट्रीज पे करेंगे जो कि मेंबर नहीं होंगे। जैसे तुर्की देख लिया आपने, मेंबर है। मैंने बोला 31st नंबर पे ऐड हुई थी 2023 में एक कंट्री फिनलैंड, नॉर्डिक नेशन की एंट्री, ये भी आ जाएगा। 32nd पे
2024 में ऐड हुआ था स्वीडन, तो ये 2 नए मेंबर्स आ गए। और उस तरफ आपने देखा कि नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ से कनाडा आ गया एंड देन यूएस आ गया, ठीक है। यूके तो अगेन आएगा ही आएगा, आयरलैंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे आएगा। कितनी कंट्रीज आपने लर्न कर ली? 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो आपने लर्न कर ली, 32 टोटल हैं। तोड़ तोड़ के याद करना है 32 की 32, और यूपीएससी वाले क्वेश्चन को आप फिर सॉल्व करना आराम से, आपको याद होगा। अब याद रखना, जो आपने मेडिटेरियन सी के आसपास देखी, कौन कौन सी कंट्रीज देखी? सबसे पहले देखा स्पेन, फिर आया फ्रांस, फिर उसके बाद यहाँ पे इटालियन शू शेप इटली आ गया, फिर यहाँ पे आपने देखा SCB मैग MAG। अब देखो, स्पेन भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, ये तीनों कंट्रीज आ गई। कितनी होगी टोटल? पीछे देखो, टोटल हो चुकी है आपकी 6, ठीक है, यहाँ पे 6 हो चुकी थी। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे कितनी होगी? 7 8 9। अब SCB में याद रखिएगा बी वाला नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। ये होगी आपकी 10 11 12 13 14। लो, स्लोवेनिया भी है, क्रोएशिया भी है, मॉन्टेनिग्रो भी है, अल्बेनिया भी है, ग्रीस भी है। दैट्स वाई मैंने पहले आपको मेडिटेरियन सी का करवाया। अब इट्स नॉट कि नाटो का टॉपिक चल रहा है, हमने मेडिटेरियन सी को क्यों पढ़ा, पर आपने कनेक्टिविटी बना ली, आपको मैप की एक अंडरस्टैंडिंग होगी। प्लस पॉइंट है, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, वो कैसे भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, तो यहाँ तक आप पहुंच चुके हो, जो कंट्रीज आपको लर्न है। अब ये तो होगी मेडिटेरियन की हेल्प से हमने जो लर्न करी। अब आते हैं इंडिविजुअल पे। अब स्पेन के अगर आगे देखोगे तो वो कंट्री आएगी जिसने हमें बहुत लेट टाइम तक रूल करा था, हमारा गोवा वाला पार्ट। पोर्तुगल आ जाएंगे, तो पोर्तुगल भी नाटो का मेंबर है, ठीक है। फिर 3 कंट्रीज आपको बी से मिलती हैं, ध्यान से सुनना। एक है बेलारूस, एक है बेल्जियम और एक है बल्गेरिया। याद रखना, बेलारूस बहुत अच्छा दोस्त है रशिया का, प्रो रशियन है, तो ये इसका मेंबर नहीं है नाटो का। बाकी ये दोनों है, बल्गेरिया भी है, बेल्जियम भी है। इवन बेल्जियम के ब्रसेल्स में नाटो का आपको हेडक्वार्टर भी मिलेगा। डू रिमेंबर दिस। तो 3 बी से आएंगी, इसमें से बेलारूस आप साइड कर दोगे और बाकी की दोनों को याद रखोगे। फिर आपने कोल्ड वॉर एरा में पढ़ी थी कुछ कंट्रीज, एल बम याद करो। तो ई से एस्टोनिया, एल से लातविया, एल से लिथुआनिया। ये लो जी, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ये कंट्रीज भी आ गई नाटो का मेंबर। फिर नॉर्डिक नेशन में फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री तो बाद में हुई, उससे पहले 2 और कंट्रीज ऐड हो चुकी थी, जिनके नाम है, वन इज डेनमार्क और दूसरा था आपका आइसलैंड। इनकी एंट्री तो बहुत पहले से है। वैसे ही एल से 2 कंट्रीज आएंगी, वन इज लग्जमबर्ग, अभी मैप पे भी दिखा दूंगी, कंट्रीज तो याद करो। लग्जमबर्ग था और दूसरा था लिंस्टेनस्टीन। लिंस्टेनस्टीन की याद रखना, ये ऐसी कंट्री है जो डबल लैंडलॉक है, मतलब जो इसको कंट्रीज बॉर्डर करती हैं वो भी आगे से लैंडलॉक की होती हैं, तो इसको डबल लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं, और ये नाटो का मेंबर नहीं है, पर लग्जमबर्ग है, इसको याद रखिए, लग्जमबर्ग इसका मेंबर है। फिर स्विट्जरलैंड, वेरी ब्यूटीफुल, उन्होंने मिलिट्री अलायंस को नहीं ज्वाइन करा, स्विट्जरलैंड आप कट कर दो। वेना किसकी कैपिटल है? आंसर इज ऑस्ट्रिया, बस इसी के आगे है, ऑस्ट्रिया ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो ये 2 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने नहीं करा है। लिंस्टेनस्टीन, आंसर इज नो। देन आपका स्विट्जरलैंड एंड दूसरा ऑस्ट्रिया, इन्होंने भी नाटो को ज्वाइन नहीं करा। अब आ जाओ मैप के ऊपर, अब तो बस लर्न करनी है आपने। आपने देख लिया सारा टॉपिक, इतना ही था, बाकी आपको पर्पस एंड ऑल सारा पता है नाटो का। तो सबसे पहले आई विल टेक यू टू दिस मैप। यूएस है, कनाडा, यूके, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, इटली, देन स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इधर था आपका मैग, मॉन्टेनिग्रो, अल्बेनिया और ग्रीस। नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का मेंबर है। ये देखो, मैंने आपको मना करी ना, बी वाला पार्ट नहीं आएगा, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना नहीं आएगा। अब देखो, 2 टर्म्स होती हैं जो सेम सी साउंड करती हैं, वन इज सर्बिया और दूसरी है साइबेरिया। साइबेरिया से पता नहीं क्यों वुली मैमथ याद आता है, मतलब वो रशिया का पार्ट है। सर्बिया आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मिलेगा, वो भी पार्ट नहीं है, तो साइबेरिया या सर्बिया दोनों ही पूछे जाए, दोनों ही इसके मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रिया भी नहीं है, स्विट्जरलैंड भी नहीं है, बेल्जियम मेंबर है, इवन इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी ब्रसेल्स में है। ऊपर की तरफ नीदरलैंड है, यहाँ पे जर्मनी आ गया, जर्मनी P5+1, मैंने बोला कि दोस्त है इनका प्रॉपर, तो जर्मनी भी नाटो का अलायंस मेंबर है। जेक रिपब्लिक भी है, पोलैंड भी है, स्लोवाकिया भी है। देखो, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया बहुत बार न्यूज में बन रखे थे, सारी न्यूज मैंने आपको बता दी है। रैंकिंग के हिसाब से स्लोवेनिया और स्लोवाकिया पढ़े थे, इक्वालिटी वाली जो रिपोर्ट थी। एंड उसके बाद स्लोवेनिया को आपने पढ़ा था, जिन्होंने असिस्टेड डाइंग को रिमूव कर दिया था, तो ये न्यूज में बनी हुई थी। हंगरी आ गया, रोमानिया आ गया, बल्गेरिया आ गया,
अगेन बी से 3 कंट्रीज, बल्गेरिया वाला है। और इसके अलावा बेलारूस रशिया के सपोर्ट में रहता है, और दूसरा यूक्रेन, कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है। और ऊपर की तरफ नॉर्वे भी, नॉर्वे इज ऑल्सो अ मेंबर, नॉर्डिक नेशन में नॉर्वे भी आ जाएगा, स्वीडन भी आ गया, फिनलैंड भी आ गया, और एल से मैंने बोला एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये भी आ गया, और डेनमार्क भी मेंबर है। लो जी बोलो, 32 की 32 कंट्री आपको लर्न है। अब जैसे फाउंडिंग मेंबर लिख दिए यहाँ पे कि बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूके और यूएस, ये सारे आपने पढ़ लिए। देन उसके बाद ग्रीस, तुर्की है, जर्मनी, स्पेन, सबने आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आ गया पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जिनकी एडिशंस हुई थी, जेकी आ गया, हंगरी आ गया, पोलैंड आ गया, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। इतना कॉम्प्लेक्स तो वैसे भी नहीं पूछेंगे आपसे कि फाउंडिंग मेंबर कौन थे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, एडिशन किसकी हुई थी। अब देखो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद किसकी एडिशन हुई थी, तो 1991 की यहाँ पे बात करी गई है। तो ELLBUM इनमें से अगर कोई भी मेंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कोल्ड वॉर के बाद ही ऐड हुए थे। वो चाहे से एस्टोनिया है, एल से लातविया है, या लिथुआनिया है। यहाँ पे बेलारूस था, पर बेलारूस तो नहीं है मेंबर इसका, यूक्रेन भी नहीं है, मोल्दोवा भी नहीं है, तो इनको साइड में कर दो एज इट इज। तो यहाँ पे आप एक आइडिया से लगा सकते हो। उसके बाद 21st सेंचुरी में अल्बानिया आ गया, क्रोएशिया आ गया, मॉन्टेनिग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया, ये नॉर्थ मैसेडोनिया भी ऑप्शन में दिया हुआ था आपको, एंड फिनलैंड और स्वीडन, ये सबसे रिसेंट वाले एडेड है। आपने अगर इसको 15 मिनट भी लगाए हैं, एक बार आपने कंट्रीज को अच्छे से देख लिया है ना, तो आपको मेंबर्स पता है कि कौन कौन नाटो के मेंबर्स हैं। उसके बाद ये वाली जो होती है ना चीज की, कौन सा फाउंडिंग मेंबर था, कौन सा, तो आपसे डायरेक्टली मैं जैसे पूछ लूं, इटली होगा तो आंसर यस, यूके होगा आंसर यस, डेवलप नेशंस की तरफ आपने ज्यादा साइड दिखानी है। अर्ली एक्सेशन मतलब जैसे 1949 में नाटो मेंबर ऐड हुए, नाटो ग्रुप बनता है, तो उसके बाद किस किस की एडिशन हुई, तुर्की आ गया, ग्रीस आ गया, जर्मनी, स्पेन, अगेन वही है, डेवलप नेशंस के आसपास की ही बात हो रही है। उसके बाद आपने देखा नेक्स्ट इज कि ये नाटो है क्या, तो ये एक मिलिट्री अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है, इकोनॉमिकली इनका कुछ खास रोल नहीं रहता है। आई नो थोड़ा सा रोड लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा था मेंबर कंट्रीज में, पर आपने मैप के साथ देखा है तो अब आप भूलोगे नहीं। अब 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, कौन सी ट्रीटी थी, तो आंसर इज वॉशिंगटन ट्रीटी। 30 कंट्रीज का ये ग्रुप बना था स्टार्टिंग में, और उसके बाद 2 कंट्रीज और ऐड होती हैं, 31st पे फिनलैंड थी एंड स्वीडन पे 32nd थी। अब ये जो पर्पस था इनका वो क्या था कि ये जो भी मेंबर्स होंगे नाटो के, उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है, फ्रीडम प्रोवाइड करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनमें इनकलकेट करनी है। और एक आर्टिकल नंबर 5 बोल दिया वॉशिंगटन ट्रीटी में, जिसमें कहा कि अगर एक भी कंट्री के ऊपर अटैक करा जाएगा किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, तो दूसरी जो कंट्री होगी जिसने अटैक किया इन मेंबर्स के ऊपर, उनके ऊपर एज अ कलेक्टिव अटैक हम करेंगे। ठीक है, तो आज तक ये सिर्फ एक ही बार हो पाया 2001 में। हेडक्वार्टर इसके ब्रसेल्स बेल्जियम में आएंगे। नाउ इसके 2 फंक्शंस होते हैं मेनली, वन इज पॉलिटिकल जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अगर अंदर के ही मेंबर्स में कोई लड़ाई हो जाए तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना कोऑपरेशन के जरिए, कोलैबोरेशन के जरिए, तो ये पर्पस आ जाता है। देन मिलिट्री नाटो अगर देखोगे तो पीसफुल रेजोल्यूशन करने हैं मिलिट्री रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद क्या इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए नाटो, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि नो ही रहेगा। वाई? दूसरी तरफ रशिया है, और रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन पास से बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो इंडिया को जरूरत नहीं है अभी के लिए नाटो को सब ज्वाइन करने की, अभी क्या बाद में भी नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा इंडिया एक इंपॉर्टेंट मेंबर माना जाता है, फाउंडिंग मेंबर माना जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट का। अब ये नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, इन्होंने पीस को एस्टेब्लिश करने की बात करी थी। जब यूएस ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब्स फोड़े, तो उसके बाद हमने बोला था कि जब होमी जे भाभा जाते हैं नेहरू के पास कि अपने को भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग कर देनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, पर नेहरू जी ने कहा था कि अपने को पहले यूएस जाना चाहिए। किस लिए? कि वहां पे पीस टॉक्स करेंगे कि ये न्यूक्लियर वेपन है, ये डेंजरस है, और अपने को छोड़ देने चाहिए। पर दिक्कत क्या हुई थी, सबने उस टाइम पे पीस टॉक्स हुई नहीं। और ये जो कुछ डेवलप नेशन थे, यूएस था, सोवियत यूनियन था, देन यूके था, उसके बाद फ्रांस था, चाइना था, इन सब ने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए। अब अचानक से 1968 में ये भी वही बात बोल रहे हैं कि अपने को पीस एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि इनसे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। और आज तक न्यूक्लियर वेपन जो एक्सट्रीम लेवल पे यूज हुए थे वो यूएस ने ही करे थे 1945। अभी वो टाइम स्लॉट चल रहा है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे एंड 8 अगस्त को हुआ था नागासाकी पे। अब जब यहाँ पे ये सारी चीजें होगी तो 1968 में एक ट्रिटी ले आते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, कि सबने पीस एस्टेब्लिश करना है। तो ऑब्वियसली इंडिया ने इसको साइन नहीं करा था एट एनी कॉस्ट। तो नैम का ये जो कॉन्सेप्ट था ये इसी पर्पज से लाया गया था कि कोई भी मेजर ब्लॉक अगर बनेगा, जैसे बाइपोलर वर्ड यूज करा जाता है, बाई का मतलब 2 है और पोलर का मतलब पावर है, 2 और दिस इज पावर। कौन कौन सी बन रही थी, वन वाज यूएस और दूसरा था यूएसएसआर,
रशिया की बात हो रही है। अब ना तो हमें इस पावर के साथ जाना है, ना तो इस पावर के साथ जाना है, हम एक बीच का रास्ता चुनेंगे जिसको बोला था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। अब ये नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के भी कौन-कौन फाउंडर थे? तो यूगोस्लाविया जो अभी आप देख के आए ना स्लोवेनिया, क्रोएशिया, वहाँ पे एक ग्रुप हुआ करता था यूगोस्लाविया, कॉमन कल्चर शेयर करते थे। टीटो यहाँ से इमर्ज होके आते हैं जो कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट मेंबर बनते हैं। नेहरू फ्रॉम इंडिया एंड अब्दुल नसीर ये इजिप्ट से आते हैं। अभी आप इजिप्ट भी देख के आए, कहाँ पे था? ठीक है, अफ्रीकन यूनियन की इंपॉर्टेंट कंट्री है। सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया जाना पड़ेगा। ये देखो इस तरफ इंडोनेशिया, सुकार्नो यहाँ से थे। देन नुक्रमा ये घाना से आ जाएंगे। घाना भी इंपॉर्टेंट कंट्री है। वाई? क्योंकि मोदी जी ने यहाँ पे भी विजिट करा था जब 5 नेशन विजिट पे गए हुए थे। तो अगेन ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स माने जाते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट के, जो 1961 में फॉर्म हुआ था। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब का पेपर आ रहा है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है आपके पेपर के अंदर। नाउ मेंबर्स की हमने बात कर ली, कलेक्टिव एंड ऑल। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया इन कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व रहता है? तो हाँ जी, आंसर इज यस। हम मिलिट्री अलायंस के मेंबर नहीं है, पर हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो करते हैं। जैसे वरुणा एक्सरसाइज है, फ्रांस के साथ हमारी नेवी एक्सरसाइज है, एंड गरुड़ा है, फ्रांस के साथ अगेन हमारी एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है। वैसे ही मालाबार एक्सरसाइज है जिसमें यूएस आता है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, यूके आ रहा है ऊपर से। अगेन नाटो के मेंबर तो इन्वॉल्व है। I2U2 ग्रुप देख लो, यू से क्या था, एक यूके था, तो वहां पे भी अगेन इन्वॉल्वमेंट थी आपके इंडिया की अलॉन्ग विद दिस नाटो मेंबर्स जो भी हैं। फिर क्वाड ग्रुप आप पढ़ते हो, क्वाडिलेटरल ग्रुप। ये देखो यहाँ पे जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान का ग्रुप था उसमें यूएस आ गया। अगेन नाटो के साथ अपनी कोलैबोरेशन है। तो इस तरह से मल्टीपल ऐसे ग्रुप्स हैं, मल्टीपल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो हम इनके साथ कंडक्ट करते हैं। तो ये नहीं बोला जा सकता कि हम इनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो आंसर तो ये सही रहेगा। इसके अलावा क्यों बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए? तो आंसर आपको क्लियर है। रशिया ने हमें तब भी सपोर्ट किया है जब यूएस और फ्रांस ने मना कर दिया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम से ये हमको सपोर्ट करते हुए आए हैं। तो हम ओपनली कभी भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और उसके अलावा टेररिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपने बना तो दी है, 2 लिस्ट भी उसमें डाल दी है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। पर जो एक्चुअल में टेररिज्म को प्रमोट करते हैं उनको तो कभी आपने ग्रे लिस्ट में नहीं डाला। ब्लैक लिस्ट में तो खैर इस टाइम पे 3 ही कंट्रीज आपको मिलेंगी, ईरान है, म्यांमार है और नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, और कई ग्रे लिस्ट में जिनको वार्निंग मिलनी चाहिए वो आज तक इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में अगर देखोगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि टेररिज्म रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये हम खुद भी देख लेते हैं। हमारे पास वेल एस्टेब्लिश आर्मी है अपनी, मिलिट्री बोलेंगे, मिलिट्री में सारे आ जाएंगे। सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन उठ सकता है, संप्रभुता। हम खुद को क्या बोलते हैं, किस डायमेंशन पे हमने खुद को बनाया था जब हम कंट्री बने थे, कि हम संप्रभुता को फुलफिल करेंगे, सॉवरेनिटी को फुलफिल करेंगे, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल पावर हमारी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस नहीं शो करेगी। इंटरफेरेंस नहीं शो करेगी तो मतलब हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। पर जब आप किसी मिलिट्री अलायंस के मेंबर बनोगे तो ये चीज तो हर्ट होगी। ठीक है, तो ये भी नहीं हम चाहते। एंड नेक्स्ट था आपका फिनलैंड। अब इनकी एंट्री के बाद यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट काफी लॉन्ग लास्टिंग रहा, क्योंकि फिनलैंड का भी एक अच्छा खासा हिस्सा रशिया के साथ लगता है। खैर वहां पे जो एनवायरमेंट कंडीशंस हैं दे आर वे डिफरेंट इफ कंपेयर टू यूक्रेन। यूक्रेन तो बिल्कुल ही आ गया, यहाँ मिनरल वाली बात आ जाती है। मिनरल्स के डिपॉजिट आपको यूक्रेन में मिलते हैं, मतलब एक तरह ढेर पे बैठा हुआ है प्रॉपर मिनरल्स के जो यूक्रेन है। इसके अलावा ब्लैक सी आ जाता है नीचे, और ब्लैक सी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। तो यूक्रेन तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि एज अ बैरियर रह सकता है बिटवीन टू कंट्रीज, वन इज यूएस और वन इज नाटो एंड सेकेंड वन इज रशिया। तो ये सारी चीजें थी अबाउट नाटो, जो बिल्कुल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला टॉपिक होगा, क्या हुआ था उसमें एक्चुअल में, जेट स्ट्रीम्स का कैसे पता लगा था। सो अभी के लिए इतना ही।